देखिए बेटा, आज हम यहां से टॉपिक करेंगे। कल हमने लास्ट किया था ये टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, ये कल हमने कर लिया था। अब इससे आगे का आज हम करेंगे। ये टॉपिक मत करना, ये आप लोगों की काम का नहीं है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला। ये देख लो आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, हमारे पास टाइम है तो थोड़ा सा कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सुनो बेटा। जब भी कोई मेटल पीस है, उस मेटल के पीस पर किसी भी लाइट सोर्स से लाइट गिरती है। जब मेटल के पीस पर किसी भी लाइट सोर्स से लाइट गिरती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आपको डायग्राम वगैरह कुछ नहीं करना, ये सब बस आप वैसे ही पढ़ लो एक बार। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इमिट होना, निकलना शुरू कर देते हैं फ्रॉम ए सरफेस ऑफ मेटल, एक मेटल के सरफेस से। When radiation from a light surface falls on the surface of metal, जब भी किसी मेटल के सरफेस पर किसी भी लाइट सोर्स से रेडिएशन आके गिरती है तो जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देता है। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए आगे बेटा, इसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बस आप डेफिनेशन वगैरह देख लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ इसमें है नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? भाई जो भी आप रेडिएशन डाल रहे हो वो रेडिएशन कितनी फ्रीक्वेंसी की हो कि वो मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकाल पाए बेटा हर्षे? उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। आगे है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन है द मिनिमम एनर्जी अबाउ विच इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। वही बात है, मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब आगे ये कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर रेडिएशन की ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। और अगला ये कह रहा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मेटल के सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मीनिंग क्या है इंटेंसिटी का मीनिंग? कि जो आप रेडिएशन डाल रहे हो वो कैसी है, वो इंटेंस है या नहीं है, किस तरह की रेडिएशन है। तो इन दो बातों पे डिपेंड करता है। बस आप इनको एक एक बार पढ़ लेना जस्ट बस। अगला टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी थी मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने 1900 में। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी थी। अब मैक्स प्लैंक ने क्या क्या कहा वो पॉइंट आप सुने। पहला पॉइंट इसने कहा द रेडिएंट एनर्जी डज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली, इट कम डिसकंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। ये कह रहा है बेटा, आपको पता है कोई भी लाइट का सोर्स है उससे रेडिएशन निकलती है, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने ये कहा कि वो रेडिएशन कभी भी लगातार नहीं आती। किसी भी सोर्स से जब लाइट निकलती है, रेडिएशन निकलती है, तो वो रेडिएशन कभी भी कंटिन्यूअसली नहीं आती। ये स्टेटमेंट थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। इन्होंने कहा रेडिएशन डिसकंटिन्यूअसली आती है। और किस फॉर्म में आती है बेटा? एनर्जी के पैकेट्स बन बन के आते हैं कि ये एक लाइट का सोर्स है, इससे रेडिएशन निकल रही है, तो रेडिएशन लगातार नहीं आ रही, एनर्जी के पैकेट टाइप में बन बन के आ रहे हैं। ठीक है, उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम। द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम। और अगर ये क्वांटम ऑफ एनर्जी है इन केस ऑफ लाइट तो फिर उसको हम बोलते हैं फोटोन, देन इट इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है बेटा, तो दो टर्म यहाँ पे है, क्वांटम और फोटोन। क्वांटम तो होता है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी और फोटोन होता है क्वांटम ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट। फोटोन होता है क्वांटम ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट। ओके, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, किसी भी लाइट सोर्स से जब भी रेडिएशन आती है
तो रेडिएशन कभी भी कंटिन्यूअसली नहीं आती, इट कम डिसकंटिन्यूअसली। एनर्जी के पैकेट्स बन बन के आते हैं, उन पैकेट्स को हम क्वांटम बोलते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखो, जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होती है ई का मीनिंग क्या है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी। जो एनर्जी है रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो ई इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू। अब एच यहाँ पे क्या आया? एक कांस्टेंट, जिसका नाम क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का नाम क्या है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और एच की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद करनी पड़ेगी। कांस्टेंट वैल्यू होगी तो एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 की पावर -27। एच की वैल्यू क्या होगी? 6.626 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड, अर्ग सेकेंड, ठीक है। या अगर आप इसको जूल में लिखोगे तो आपको पता होगा 1 अर्ग किसके इक्वल होता है? सॉरी 1 जूल किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 7 अर्ग के। 1 जूल इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग। तो यूनिट अर्ग में तो ये बनी 6.626 10 की पावर -27, और जूल में क्या बनेगी? 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है। तो ये दोनों आप कर लें बेटा। इसके बाद देखिए आगे, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा E इक्वल टू एच न्यू, ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला हो गया। और थर्ड पॉइंट और E इक्वल टू एन एच न्यू। एन का मीनिंग ये कोई भी इंटीजर है, एन का मीनिंग ये कोई भी इंटीजर है बेटा, ठीक है। वैल्यू एन की पेपर में गिवन आएगी, सुनो ध्यान से सब बच्चे, न्यूमेरिकल आता है इन पे। एन की वैल्यू गिवन आएगी, मैं कल करवाऊंगी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। एच आप लोगों को पता ही है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। बेटा ये अमन बच्चा बाकी क्लास लेता है? नो मैम। तो भी अब आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट ही कह रहे हैं आगे, 1 आइंस्टीन क्या होता है? तो 1 आइंस्टीन होता है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ क्वांटा। व्हाट इज 1 आइंस्टीन? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ क्वांटा। तो 1 आइंस्टीन इक्वल होता है NaH न्यू के। Na आपका क्या है? एवोगैड्रो नंबर। अभी हमने पढ़ा था ऊपर देखो E इक्वल टू एच न्यू होता है, तो यहाँ भी E इक्वल टू एच न्यू ही था, बस एच न्यू से आगे क्या लग गया? Na लग गया। Na का मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर। Na का मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। तो अब ये बन गया Na इंटू एच, न्यू की जगह क्या आ गया? C बाय लैम्डा। ये मैंने कल आपको रिलेशनशिप करवाई थी ना एक, C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो उससे आया है ये न्यू इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। आप ये फॉर्मूला सब याद कर लें। 1 आइंस्टीन किसके इक्वल होता है? ये एनर्जी होती है 1 मोल क्वांटा की, और 1 मोल किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर के। मतलब ये एनर्जी होती है एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्वांटा की। 1E इक्वल टू NaH न्यू, या ये कह सकते हो Na इंटू एच इंटू सी बाई लैम्डा। ओके, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। व्हाट इज काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? सीधा फॉर्मूला याद करोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नोट। इससे शायद आपके नहीं आएंगे क्वेश्चन, ये मत करना बेशक। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाता है उस टाइम एक इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होती है? उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? सबको पता होगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और आप यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो 1 वोल्ट का, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 1.602 इंटू 10 की पावर -19। यूनिट इसकी तो कूलम से C होगी,
इसकी वोल्ट से v होगी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, क्योंकि कुलम्ब इंटू वोल्ट किसके इक्वल होता है? जूल के। कुलम्ब इंटू वोल्ट इक्वल टू जूल। ओके, तो आप बेटा थोड़ा सा स्पीड में करवाना पड़ेगा सिलेबस, क्योंकि आज फ्राइडे तो हो ही गया है, कल सैटरडे है, बस कल लास्ट डे है पढ़ने का हमारा। कल न्यूमेरिकल करवाऊंगे मैं कुछ एक आपको। अब अगला फॉर्मूला आप याद करोगे, रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला से हम वेव नंबर या वेव लेंथ निकालते हैं। न्यू बार क्या होता है? वेव नंबर। और आपको पता है वेव नंबर के इनवर्स में क्या होता है? वेव लेंथ। तो ऊपर मैंने लिख रखा है रिडबर्ग फॉर्मूला क्यों यूज होता है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट लाइन वेव लेंथ। अलग अलग लाइन की वेव लेंथ निकालने में और वेव नंबर निकालने में किसका यूज करते हैं हम? रिडबर्ग फॉर्मूला का। और वेव लेंथ और वेव नंबर एक दूसरे के अपोजिट में लाई करते हैं। वेव लेंथ एंड वेव नंबर आर इनवर्स टू ईच अदर। तो यहाँ पे आप देखिए न्यू बार, वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू बार इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। अब आर यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे? रिडबर्ग कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और आर की वैल्यू होती है 109677, 109677 पर सेंटीमीटर। ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है बेटा? 109677 पर सेंटीमीटर। ओके, और n1 और n2 यहाँ पे होल नंबर है, जिसमें से n1 तो हमेशा कांस्टेंट होता है और n2 हमेशा वेरिएबल होता है। n1 इज ऑलवेज कांस्टेंट, n2 इज ऑलवेज वेरिएबल। अब आप सबको ये 5 सीरीज याद करनी है। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज। ये 5 आपकी सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड। अब इन सब में n1 की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है और इन सब में n2 वेरिएबल होता है। तो n1 की वैल्यू लाइमन में होती है 1, बाल्मर में होती है 2, पास्चन में होती है 3, ब्रैकेट में होती है 4, पीफंड में होती है 5। ठीक है, 5 अलग अलग सीरीज है, पांचों में n1 की वैल्यू भी अलग अलग है। n2 की वैल्यू सब में वेरिएबल होती है। मान लो किसी का n1 है 1, तो उसकी वैल्यू ऑफ n2 शुरू होगी 2 से, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। किसी की n1 की वैल्यू ही 2 है, तो उसमें वैल्यू ऑफ n2 शुरू होगी 2 के बाद 3, 4, 5 पे। किसी में वैल्यू n1 की 3 है, तो वैल्यू ऑफ n2 3 के बाद आएगी 4, 5, 6। अगले में ऐसे हो गया 5, 6, 7, नेक्स्ट में ऐसे ही हो गया 6, 7 और 8। इस तरह से आपको करना है। ये पांचों सीरीज के नाम आप याद कर लेना, बस इतना कर लेना। फिर इस पे आपके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। फिर टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो आपको पता है बोह्रस मॉडल ऑफ एटम क्या होता है कि किसी भी एक एटम में हैवी पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है और उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। आपको जस्ट इन पॉइंट्स को पढ़ना है ताकि आपके माइंड में बस समझ में आ जाए, बैठ जाए। याद नहीं करना, याद क्यों करना है? 9th का सिलेबस है, बस आपको आना चाहिए सब कुछ। तो ये कह रहा है किसी भी एक एटम में हैवी पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है और उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। अगला पॉइंट, जो ये ऑर्बिट्स है इनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट को एनर्जी लेवल या स्टेशनरी, सॉरी बेटा, एनर्जी लेवल या स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मीनिंग या एनर्जी लेवल का मतलब क्या है कि जो जितने भी ऑर्बिट है उन सबकी एनर्जी क्या है? फिक्स है। अब ये आप सबको पता है, अगर मान लो n की वैल्यू 1 होती है तो उस शेल का नाम क्या है? K। n की वैल्यू 2 हो तो शेल का नाम क्या होगा? L। वैल्यू ऑफ n 3 हो तो m शेल होगा, 4 होगी तो n शेल होगा, ऐसे 5 होगा तो O, 6 होगा तो P, K, L, M, N, O, P, ये सब होते हैं। अब आगे है रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बेटा मुझे ध्यान है पिछली बार 10th NTSC में माइनर सीरीज में यहां से क्वेश्चन आया था, एनर्जी निकालनी आई थी। अब एनर्जी तो कब निकालोगे? जब आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होंगे। तो बेटा आप देखो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, माइनस का साइन आएगा। एक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है तो साइन कैसा आएगा? हमेशा माइनस का ही आएगा। माइनस का 2 पाई स्क्वायर, पाई आपको पता है कांस्टेंट होता है, वैल्यू ऑफ पाई सबको पता है 3.14। उसके बाद आया m,
m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आपका आया z, z है एटॉमिक नंबर, e का मीनिंग क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय n, n आपकी नंबर ऑफ शेल है, k शेल, l शेल जो भी है, और h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो आप देखो बेटा यहाँ पे पाई की वैल्यू कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट। तो 2 की मल्टीप्लाई कर लो पाई स्क्वायर 3.14 के स्क्वायर से, इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर लो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर लूं और डिवाइड किससे कर दूं 6.626 10 की पावर माइनस 34 से। तो ये सब सोल्व करने के बाद ये आता है 2.18, क्या आता है भाई 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल में। तो यहाँ पे तो जेड स्क्वायर वेरिएबल होता है, यहाँ पे एन वेरिएबल होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, उनकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सोल्व कर दिया, तो ये माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल आ गया। तो ये पहला फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में वैल्यू जेड की गिवन होगी और एन की गिवन होगी, तो E इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। दूसरा, अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो, किस में निकालनी हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हो, तो फॉर्मूला ये होगा E इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इनटू में हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया 13.6। और अब देखो थर्ड पॉइंट, अगर यहां पर एनर्जी किलोजूल पर मोल में है, किसमें है किलोजूल पर मोल में, तो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ओके, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इनटू में कितना ले लिया 1312 किलोजूल पर मोल। ठीक है बेटा, तो अब आप बताओ ये तीनों फॉर्मूला आप लोग याद कर लोगे? बोलो भी। यस मैम। तीनों फॉर्मूला याद कर लेना। yes, जूल में तो इनटू में है 2.18 10 की पावर माइनस 18, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 13.6 और किलो जूल पर मोल में है 1312। अब अगला फॉर्मूला है रेडियस निकालने का, इससे भी क्वेश्चन आया था। रेडियस निकालने के लिए ये लिखो, ये फॉर्मूला सब याद करना, एन स्क्वायर, एन का मतलब गिवन होगा बाल्मर सीरीज या पास्टन जो भी है, या के शेल है एल शेल है, एन का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, जेड आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, इनटू में क्या कर लोगे 0.529 एंगस्ट्रोम, बस आप ये याद कर लेना, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड, इनटू में क्या ले लिया 0.529 एंगस्ट्रोम। तो ये आपका रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी का बेशक मत करना, वैसे फॉर्मूला ये है जेड अपॉन एन इंटू 2.188 इंटू 10 की पावर 8। ये भी इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एम न्यू आर। बेटा ये चैप्टर पूरा ही ऐसा है, पूरा क्रैमिंग का चैप्टर है, लर्न करना होता है सब कुछ इस चैप्टर में। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, एम न्यू आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। तो आप देख सकते हो एम यहाँ पे क्या है मास, न्यू है फ्रीक्वेंसी, आर है रेडियस, एन है आपका वेरिएबल, के शेल है एल शेल है जो भी है, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, डिवाइड बाय 2 और पाई, पाई से क्या आ गया 3.14 आ गया, ओके। तो बस इतने फॉर्मूला आप यहां से याद कर लेना। इसके बाद अब है नेक्स्ट, व्हाट वर द मेरिट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, क्या क्या खास बातें थी, क्या क्या क्वालिटीज थी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की। तो फर्स्ट आप देखो, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो एटम बोहर्स मॉडल ने बनाया था वो स्टेबल था। दूसरा पॉइंट, इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा बताया। थर्ड, इसने हेल्प की टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम एंड एच लाइक पार्टिकल, इसने हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए एनर्जी निकालने में हेल्प करी। नेक्स्ट,
इसने रेडबर्ग फॉर्मूला निकालने में हेल्प करी। ठीक है, तो ये 4 मेन मेरिट्स थी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं। व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम? तो इसकी पहली कमी है, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। एक इलेक्ट्रॉन का तो उसने निकाल दिया, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का स्पेक्ट्रा वो नहीं निकाल पाया। अगला, ये इनेबल था टू एक्सप्लेन जी मैन इफेक्ट। व्हाट इज जी मैन इफेक्ट? कई बार आता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। एंड आल्सो ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर लाइन की स्प्लिटिंग होगी मैग्नेटिक फील्ड में तब तो उसको हम बोलेंगे जी मैन इफेक्ट, और अगर स्प्लिटिंग ऑफ लाइन होगी इलेक्ट्रिक उसको बोलेंगे हम स्टार्क इफेक्ट। अगला पॉइंट, जो बोहर्स मॉडल था ये इनेबल रहा, ये अपने मॉडल ऑफ एटम का 3D मॉडल नहीं बता पाया। अगला, ये मॉलिक्यूल की शेप नहीं बता पाया। और नेक्स्ट, इसने डुअल नेचर ऑफ मैटर भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही आ गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसका मतलब ये है बेटा, ये पॉइंट 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, फिर बाद में डी ब्रोगली ने इस पे काम किया। लाइट में डुअल कैरेक्टर होते हैं, मतलब कि लाइट में वेव नेचर भी होता है एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी होता है। ये बात कही डुअल नेचर ने कि लाइट में दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो अब देखो, सबसे पहले डी ब्रोगली रिलेशनशिप। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली रिलेशनशिप। क्योंकि डी ब्रोगली ही वो साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि लाइट में डुअल कैरेक्टर होते हैं, वेव कैरेक्टर भी और पार्टिकल कैरेक्टर भी। ठीक है, तो अब देखिए आप डी ब्रोगली रिलेशनशिप क्या होती है। अगर कोई फोटोन है उसमें सिर्फ वेव कैरेक्टर हो, तो आपको ध्यान है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने फोटोन को एज ए वेव ही एज्यूम किया है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने फोटोन को एज ए वेव ही एज्यूम किया है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू। क्या होगा बेटा? E इक्वल टू एच न्यू। फिर एक साइंटिस्ट आए आइंस्टीन नाम के। आइंस्टीन साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो फोटोन है उसमें पार्टिकल कैरेक्टर होता है। ए फोटोन है पार्टिकल कैरेक्टर, तो उसके हिसाब से E इज इक्वल टू क्या होता है? mc स्क्वायर। तो एक साइंटिस्ट ने तो ये कहा कि वेव कैरेक्टर होता है और एक ने कहा पार्टिकल कैरेक्टर होता है। प्लैंक्स तो कह रहा है वेव कैरेक्टर होता है, आइंस्टीन कह रहा है पार्टिकल कैरेक्टर होता है। तो फिर तीसरा साइंटिस्ट आया डी ब्रोगली, जिसने कहा आप दोनों की बातें सही है, एक मैटर में दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो चलो दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। जब वेव नेचर होगा तो E किसके इक्वल था? एच न्यू के। और जब नेचर कैसा होगा? पार्टिकल, तो इसकी किसके इक्वल होगा? mc स्क्वायर के। दोनों कंपेयर कर दें, एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एच न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर। अब आप आगे देखो न्यू की वैल्यू क्या होती है, आपको पहले भी करवा रखा है। न्यू इक्वल टू क्या होता है? c बाई लैम्डा। तो h इंटू सी बाई लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, h इंटू सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। c से c तो ये कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन गया? h अपॉन mc। ये फिर से आपका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी, और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v, और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। क्योंकि आपको पता जो प्रोडक्ट होता है मास इंटू वेलोसिटी का, उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो m इंटू वी किसके इक्वल होगा? p के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन का नाम क्या है? डी ब्रोगली। क्योंकि डी ब्रोगली ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो भाई ये आपकी हुई डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या एच अपॉन एम सी, या एच अपॉन एम इंटू वी। ये आप कर लेना बेटा। सिग्निफिकेंस आपके कोई काम का नहीं है डी ब्रोगली इक्वेशन का। ये पॉइंट कुछ एक आपके हो गए हैं, ये करवा दिया है मैंने आपको। ये किसका फॉर्मूला है? टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, एम न्यू आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब मान लो वैल्यू n की 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? एम न्यू आर इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। फिर हमने वैल्यू ऑफ n कर दी 2, तो एम न्यू आर इक्वल टू क्या हो गया? वैल्यू ऑफ n 2 आ गई, तो 2h अपॉन 2 पाई।
2 से 2 तो कैंसिल, तो m न्यू r किसके इक्वल हो गया, h अपॉन पाई के। फिर तीसरा कह रहा है इफ n इक्वल टू 3, तो m न्यू r किसके इक्वल होगा, 3h अपॉन 2 पाई के। अब 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। तो ये आप कर लेना। एक बेटा अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑलवेज रिमेन नेगेटिव। रीजन सुनो, क्योंकि जो आपका E इनफाइनाइट होता है, E इनफाइनाइट आपका 0 होता है। अगर आपका E इनफाइनाइट ही 0 है, फिर बाकी तो आपके सारे ही कम होंगे 0 से, नेगेटिव में होंगे, E5, E4, E3, E2, E1। ठीक है। अब डेल्टा E कैसे निकलता है, E2 माइनस E1। अब इन सब में आप खुद लगा लो अंदाजा, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। तो बेटा यहां तक का आप लोग कर लो आज। हाँ भी एक ये क्वेश्चन सब बच्चे याद कर लो, मुझे ध्यान है पिछली बार भी इससे क्वेश्चन आया था। एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइन निकालने का। क्या फॉर्मूला है, सब याद करो। n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये कह रहा है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहे हैं फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2। तो छोटी वैल्यू को n1 मान लेना, बड़ी वैल्यू को n2 मान लेना। ठीक है। तो यहाँ n2 तो हुआ 5 और n1 हुआ यहाँ पे 2। तो अब देखो n2 माइनस n1, 5 माइनस 2, आगे क्या है बोलो, 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बोलो, 5 माइनस 2 3 हुआ, और 5 माइनस 2 प्लस 1 4 आया। तो 3 इंटू 4/2 क्या आंसर आया, 6। मतलब यहाँ पे 6 इमिशन लाइन आई। इससे क्वेश्चन में भी इस बार भी रखा मिले आपको। तो फॉर्मूला याद हो गया, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और इसका एक शॉर्ट तरीका और भी है करने का। मान लो हमें ये करना है समेशन n2 माइनस n1 डिवाइड बाई 2, तो भी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ n2 तो है 6 और n1 है 1। तो आप लोग खुद करके देखो, n2 तो 6 है, तो यहाँ तो होगा 6 माइनस 1, और यहाँ पे 6 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है। सोल्व कर दोगे तो कितनी इमिशन लाइन आएगी, यहाँ पे 15 आएगी। तो आप सभी इस फॉर्मूले को याद कर लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बता रही हूँ मैं आप लोगों को। बट टाइम हमारे पास था, मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करवा दिया। लेकिन मैंने देखा था पिछली बार मॉडल ऑफ एटम का जो चैप्टर था ना, उसमें यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे थे बहुत सारे। तो आज आपको काफी करवा दिया है, जो जो मेन पॉइंट करवाए हैं वो सारे आप लोग याद कर लेना बेटा। ओके। उसके बाद फिर कल इस चैप्टर को हम पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच।